नमस्कार दोस्तों। हम इब्राहिम लोदी को पढ़ने जा रहे हैं और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का ही नहीं बल्कि लोदी वंश का ही नहीं बल्कि पूरे सल्तनत काल का आखिरी शासक था। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1517 से लेकर और 1526 तक। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम इसमें, परिचय करेंगे थोड़ा सा इसका, और उसके बाद में आरंभिक समस्याएं, ठीक है, आरंभिक विद्रोह और अभियान, ठीक है, मृत्यु, और लास्ट में लिखेंगे पतन। अब 3 बिंदुओं पे बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, आरंभिक विद्रोह और पतन के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा परिचय के बारे में। इब्राहिम लोदी विद्यार्थियों 3 कारणों से काफ़ी चर्चा में रहता है। पहला ये कि ये आखिरी था, आखिरी शासक था और पानीपत के युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला व्यक्ति था, और वैसे भी मुस्लिम सुल्तानों में एकमात्र यही था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, एक तो ये इसलिए चर्चित रहा। दूसरा, इब्राहिम लोदी चर्चा का कारण ये था कि इसने अफ़गान राजत्व में परिवर्तन किए थे। अफ़गान राजत्व में क्या परिवर्तन किया? इसने अफ़गान राजत्व पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था और उसके स्थान पे तुर्की राजत्व अपना लिया था। ठीक है, मतलब निरंकुश राजतंत्रशाही और जो वो समानों में प्रथम वगैरह जो नीति थी वो सारी हटा कर बोल दिया था कि शासन में सगे संबंधियों को कोई स्थान नहीं है, कुनबा परस्ती जो है वो इसमें बिल्कुल नहीं होगी। इस प्रकार से इसने राजत्व में परिवर्तन कर लिया था, और राजत्व में जब परिवर्तन किया तो राजत्व में परिवर्तन किया तो अमीर जितने भी थे, अफ़गानी सरदार जो थे, वो सारे के सारे इससे नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बाबर को भारत बुलाया और बाबर के नेतृत्व में यूँ कहिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में पूरी सल्तनत की यूँ कहिए कि काल ही ख़त्म हो गया और लोदी वंश समाप्त हो गया यहाँ पे। तो एक तो इस कारण प्रसिद्ध रहा कि वो आखिर था, दूसरा इस कारण प्रसिद्ध रहा कि उसने अफ़गान राजत्व में परिवर्तन किया था, और तीसरा, इब्राहिम लोदी यूँ कहिए कि ज़्यादा चर्चा का विषय तो नहीं है, क्योंकि न तो इसने कोई संस्कृति में काम किया, न इसका कोई आर्थिक नीति थी, न कोई इसकी धार्मिक इतनी नीतियाँ थी। बस ये है कि आखिरी शासक था। तो 2 ही कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके, कि इस कारण ये चर्चित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एक सामान्य सा परिचय लिख लेता हूँ, परिचय कर लेते हैं इसका एक पहले, सबसे पहले। सॉरी। अब सिकंदर लोदी का ये ज्येष्ठ पुत्र था, और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भी, और जितने भी अफगानी सरदार थे उन्होंने सर्वसहमति से इसको सुल्तान बनाया था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के ज्येष्ठ पुत्र, अब मैं बार बार लोदी नहीं लिखूंगा, इब्राहिम लोदी को अफगान सरदारों ने सर्वसहमति से सिकंदर का
उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ठीक है, अवधि का उत्तराधिकारी मनोनीत किया। चुना। ठीक है, और नवंबर 1517 में राज्यारोहण हुआ। बस पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 1517 में इसका राज्यारोहण हुआ। चूंकि ये नवंबर इसलिए लिख रहा हूँ कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 1 दिसंबर में और होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसको सुल्तान बनाया गया तो इसने क्या किया, बहलोल की गलती को दोहराया। इसने भी अपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया, और दिल्ली, दोआब और आसपास का जो क्षेत्र था आगरा का, ये तो रखा स्वयं के पास में, और जौनपुर कालपी का जो इलाका था वो सारा का सारा अपने छोटे भाई जलाल खान को दे दिया। ठीक है, और राज्य को 2 भागों में बांट दिया। फिर जब इसने 2 भागों में बांट दिया राज्य को, तो सबसे बड़ी आपत्ति उस समय इब्राहिम लोदी को तो थी नहीं, लेकिन बाद में रैपरी से आए हुए खान जहां, जो एक वजीर के रूप में काम कर रहा था, उसने कहा कि ये विभाजन गलत है, और उसके उद्देश्य कुछ अलग थे। वो ये चाहता था कि दोनों भाइयों में लड़ाई हो ताकि कोई तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सके, और इस हेतु उसने खान जहां ने इसको इस प्रकार से सेट किया, इस प्रकार से कहा कि भाई ये जो विभाजन है ना राज्य का, साम्राज्य का, ये बिल्कुल गलत हुआ, सही नहीं हुआ, और बेहतर है कि इस विभाजन को रद्द किया जाए। ठीक है, मतलब इस तरह से राज्य जो बांटा है ना, ये बंटवारा रद्द होना चाहिए, शासक एक ही होना चाहिए। फिर ये बात कहते हुए इब्राहिम लोदी को बिठाया गया कि जलाल खान तेरे विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र कर रहा है, और बेहतर है समय रहते उसको जो है वो शासक की जो शक्तियाँ उससे वंचित किया जाए, एक राज्यपाल के रूप में रहने दे। ये बात ठीक लगी इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी ने काजी को भेजा एक बार वहाँ पे, इसामुद्दीन को, कि आप जलाल खान के पास जाइए और उससे कह दीजिए कि अब राजा नहीं है, आप राज्यपाल है इस क्षेत्र के। ठीक है, तो क्या होगा कि वो ठीक हो जाएगा। 2 अभियान भेजे गए, लेकिन दोनों अभियानों ने गलत कार्य किया। गलत क्या किया? उन्होंने इब्राहिम की बात को जलाल खान के पास में गलत तरीके से पहुंचाया, और जलाल खान की बात को गलत तरीके से इब्राहिम तक पहुंचाया। मतलब इस तरह से आप यूँ कहिए कि मैनिपुलेशन किया। अब जब यूँ कहिए कि बातों का जब मैनिपुलेशन किया जाता है तो निश्चित तौर पे क्या होता है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न बढ़ते गए, और दोनों के बीच में लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सिकंदर ने अभियान किया, सिकंदर कहाँ रहा, इब्राहिम ने कूच किया, और उस समय जलाल ने भी आज़म हुमायूं, जो कि ग्वालियर का घेरा डाले हुआ था, उसके साथ में टाई अप करके, और दोनों ने दिल्ली अटैक करने का प्लान किया। खैर अंततोगत्वा इब्राहिम लोदी विजयी हुआ, और जलाल खान का उन्मूलन कर दिया गया। वो हाँसी के दुर्ग में कैद कर दिया गया, और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई थी, और जलाल खान की एक प्रकार से इस पूरी साजिश योजना जो भी कहो, इसके दमन के बाद में इसने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो इसके 2 राज्याभिषेक हुए थे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो दूसरा पॉइंट, सुल्तान बनने के बाद इब्राहिम ने अपने राज्य को अपने राज्य का विभाजन किया। क्या किया, कैसे किया, देखिए। दिल्ली,
आगरा व दोआब क्षेत्र स्वयं के पास रखी। ठीक है। जौनपुर कालपी का क्षेत्र अपने छोटे भाई जलाल खान को दिया। ठीक है। तो अब आप ऐसे समझिए कि जलाल खान इसका भाई था और दोनों ने अपने राज्य वितरित कर दी ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। विभाजन किया। कालांतर में जलाल खान के साथ विवाद उत्पन्न हुआ। क्या विवाद था, आगे लिखता हूं मैं। विवाद उत्पन्न हुआ। जलाल खान का उन्मूलन किया। तत्पश्चात दिसंबर 1517 में दूसरी बार राज्याभिषेक किया। अब वो एक ही सुल्तान था। पहले इसने 2 सुल्तान बना दिए थे, एक खुद को और एक छोटे भाई को। ठीक है। तो इस तरह से यूं कहिए कि जलाल खान के उन्मूलन के बाद में इसने दूसरा राज्याभिषेक भी करवाया था। ठीक है। तो 2 राज्याभिषेक के कारण हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आगे हमने लिखा पीछे कि आरंभिक विद्रोह, तो उसमें जलाल खान का विद्रोह जो है वो सबसे आगे रहता है। ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना। ठीक है। ये परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं आरंभिक विद्रोह और अभियान। आरंभिक विद्रोह व अभियान। ठीक है। दोनों लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में जो नाम आएगा वो आएगा जलाल खान का विद्रोह। जलाल खान कौन था, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए हुआ क्या था। वह ये कि जब जलाल खान को इन दोनों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद में फिर हुआ क्या था, हुआ ये कि इसने भी अपना अभियान शुरू कर दिया। इसने सोचा कि जब इब्राहिम मेरे खिलाफ है तो मैं भी इब्राहिम के खिलाफ हूँ, जबकि दोनों भाइयों में था प्रेम बेसिकली, बट खान जहाँ ने लोदी ने उसको ऐसा भिड़ाया था ना कि इसकी वजह से दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। अब ये जाता है ग्वालियर। पहले ग्वालियर में आज़म हुमायूं डेरा डाले बैठा था किले के चारों तरफ। इसने आज़म हुमायूं से बात करी और आज़म हुमायूं और इसके बीच में समझौता हो गया और दोनों ने कहा कि भाई दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी पे अटैक करेंगे। यहाँ तक ठीक था। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जब इब्राहिम लोदी ने अभियान किया तो फिर आज़म हुमायूं जो है वो इब्राहिम लोदी के साथ हो गया, ये अकेला पड़ गया और फिर ये भाग गया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, कारागार में डाल दिया और इसका दमन हो गया। बस इतनी सी बात ही है। ठीक है। लोदी राज्य के
विभाजन के खिलाफ था। उसने दोनों भाइयों के मध्य कटुता बढ़ाने का कार्य किया। साजिश का परिणाम यह हुआ कि जलाल खान ग्वालियर में घेरा डाले आजम हुमायूं से समझौता कर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अभियान की योजना बनाता है। ठीक है। योजना बनाता है। इब्राहिम भी जलाल के विरुद्ध कूच करता है। आजम हुमायूं इब्राहिम के साथ मिल गया। ठीक है। और जलाल भागकर भागा, गिरफ्तार किया, आसिक दुर्ग में कैद किया, यहीं इसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से इसके काल का आप यूं कह सकते हो कि पहला विद्रोह था ये, और इस पहले विद्रोह के अंदर इसने है वो अपने भाई का ही दमन किया। और ये कहने का मतलब ये था कि विद्रोह इस खान ने जहां लोदी और ऐसे लोगों के भिड़ाने के चक्कर में हुआ था, बाकी विद्रोह होता भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से जलाल के संघर्ष को समाप्त कर दिया। अब देखो ग्वालियर जो था ना, वो अभी तक मैं कह रहा था आपको कि सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी दोनों ही ग्वालियर को जीत नहीं पाए थे। मान सिंह तोमर और इनका लगातार संघर्ष चलता आ रहा था, लंबे समय से चल रहा था। इसके जीवन की, हाँ मैं आपको कह रहा था ना कि 3 उपलब्धियों के कारण इसको जाना जाता है। एक अफगान राजत्व में परिवर्तन के कारण, एक अंतिम शासक होने के कारण, और तीसरा मैं भूल गया था, अब मुझे याद आ रहा है, तीसरा था ग्वालियर के विलय के कारण। जो कार्य आपके बहलोल और इब्राहिम लोदी दोनों नहीं कर पाए थे, वह कार्य सिकंदर और बहलोल दोनों नहीं कर पाए थे, वह कार्य इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर विलय करके किया। ठीक है। तो ग्वालियर का विलय इसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका प्रश्न आता है कई बार। मैं अगला लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट, ग्वालियर का विलय। ग्वालियर अभियान। ठीक है।
पहली बात क्या याद रखोगे कि बहलोल व सिकंदर ग्वालियर विलय में सफल नहीं हुए थे। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा में बाकी कोई कारण नहीं था ना। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा में आकांक्षा में 1518 में आजम हुमायूं, इसको क्या पूरी जानकारी थी इस क्षेत्र की, इसकी उम्र भी बहुत थी, सरवानी इसका पूरा नाम है, के नेतृत्व में ग्वालियर अभियान हुआ। अब इस समय क्या था कि मान सिंह जो तोमर था, तोमर शासक था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, काफ़ी उम्र भी थी उनकी। और उनकी मृत्यु के बाद में विक्रमजीत या विक्रम तोमर बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसका शासन था यहाँ पे अब। और उसने हालांकि लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अंततः वो पराजित हुआ और ग्वालियर का पूर्ण विलय कर दिया गया। लेकिन विक्रमजीत का व्यवहार काफ़ी बढ़िया था और उस व्यवहार से प्रसन्न होकर इब्राहिम लोदी ने उसको शमशाबाद की जागीर दी और वो उस जागीर पे रहना शुरू करता है। और वो हमेशा इब्राहिम लोदी के प्रति लॉयल बना रहा और स्वामी भक्त बना रहा। और आपको पता होगा कि खानवा के युद्ध में, खानवा नहीं, पानीपत, हाँ, उस युद्ध में जो है ये विक्रमजीत इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया अभियान माना जाता है ये, ग्वालियर अभियान किया। ग्वालियर अभियान किया। इस समय मान सिंह तोमर की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु हो चुकी थी। इसका उत्तराधिकारी विक्रमादित्य तोमर या इसको आप विक्रमजीत ग्वालियर का शासक था। ग्वालियर शासक था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अफगान या कह दो कि लोदी व तोमर के मध्य संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। जिसमें विक्रमादित्य पराजित हुआ। और आत्मसमर्पण कर लिया। वह आत्मसमर्पण कर लिया। क्या? आत्मसमर्पण कर लिया। विक्रमजीत के सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर
होकर इब्राहिम ने शमशाबाद की जागीर दी। ठीक है, शमशाबाद की जागीर दी। तत्पश्चात विक्रमजीत इब्राहिम लोदी का आजीवन स्वामी भक्त रहा। ठीक है, आजीवन स्वामी भक्त रहा और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की तरफ से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, मारा गया। ग्वालियर विलय का सल्तनत में पूर्ण विलय कर दिया गया। जहांगीर ने भी कहा था, आपको पता हो तो, जहांगीर ने जब ग्वालियर के महल देखे थे ना, तो कहा भी था उसने कि ये महल उसको काफ़ी अच्छे लगे थे। और फिर जब फतेहपुर सीकरी में जहांगीर महल बनाया तो बिल्कुल ग्वालियर की कला की नकल की गई थी। ठीक है, मान सिंह के महलों की पूर्ण विलय किया। अब ये पूरे इब्राहिम लोदी के जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि और तो कोई इससे हारा नहीं। केवल एक यही क्षेत्र था जिसको इसने जीता और यूँ कहिए कि सल्तनत में इसका विलय किया। बाकी कोई भी क्षेत्र ये कभी जीत नहीं पाया। ये अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, ग्वालियर अभियान और जलाल खान का विद्रोह। ठीक है, तीसरा जो था इसका मेवाड़ का अभियान था। उसका मेवाड़ अभियान और महाराणा सांगा के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे और हमें पता ही अच्छी तरीके से मेवाड़ अभियान। ठीक है, अब देखो क्या उस समय महाराणा सांगा, ठीक है, सिसोदिया, महाराणा सांगा काफ़ी शक्तिशाली थे और महाराणा सांगा भी दिल्ली पर दावेदारी एक प्रकार से रखते थे, क्योंकि शक्तिशाली शासक थे और उनको रोकने वाला भी उस समय कोई था नहीं। गुजरात और मालवा जैसे क्षेत्रों को वो पराजित ऑलरेडी कर चुके थे, जो कि दिल्ली सल्तनत से काफ़ी मजबूत स्थिति में थे वो। इब्राहिम लोदी भी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखता था और इसीलिए ग्वालियर विलय किया था। और हमें भी अच्छे से पता है कि मेवाड़ जो है वो कुछ यूं है, जैसे ये ग्वालियर है, ये आगरा है, तो ये बीच में पूरा मेवाड़ी था। ठीक है, तो जब इनको पता है कि इधर बिहार तक हमारा शासन है, इधर ग्वालियर हमारे अंडर में है और बिहार तक शासन था, मतलब बंगाल तो आज़ाद था, तो क्यों न मेवाड़ को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए। ठीक है, तो इस महत्वाकांक्षा के साथ में इसने प्रयास किया था, लेकिन खातौली और बांडी के 2 युद्धों में दोनों में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और महाराणा सांगा विजयी होता है। तो मेवाड़ अभियान इसका पूर्ण रूप से असफल हुआ। इवन आप ये कहिए कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा थी उसको आघात पहुंचा था, जब दिल्ली का सुल्तान एक क्षेत्रीय शासक थे, मेवाड़ क्षेत्र छोटा क्षेत्र था, और उसके शासक से एक नहीं बल्कि 2 बार निरंतर युद्धों में पराजित हुआ। ठीक है, तो लिखते हैं इब्राहिम लोदी मेवाड़ का विलय चाहता था
उस समय मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह, जिसे महाराणा सांगा कहते हैं हम, खानवा का युद्ध हमें अच्छी तरीके से पता है। संग्राम सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? संग्राम सिंह थे। ठीक है। इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य दो युद्ध हुए। ठीक है। अब देखिए कौन से दो युद्ध हुए। अब दोनों युद्धों के अंदर कोई बहुत बड़े वैसे युद्ध थे नहीं, लेकिन हाँ यह है कि सल्तनत की सेना जरूर पराजित हुई थी। अब पहला युद्ध मानते हैं खातोली का। ठीक है। खातोली युद्ध, खातोली कहाँ पे है? पहले बूंदी में था, अब कोटा में था, अब बूंदी में। ठीक है। पूर्व में कोटा में, वर्तमान बूंदी। परीक्षा में दोनों ऑप्शन आए तो बूंदी करना, क्योंकि वर्तमान हमें देखना पड़ता है। कब हुआ? 1517 में युद्ध हुआ। ठीक है। और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। एक तो ये युद्ध था, खातोली का युद्ध। ठीक है। दूसरा जो विद्यार्थी युद्ध था वो था आपके बाड़ी का युद्ध। बाड़ी भी बोलते हैं उसको। बाड़ी धौलपुर के अंदर है। ये तो बेसिकली भागती सेना का पीछा ही किया था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। हाँ, बाड़ी का युद्ध। ठीक है। बाड़ी कहाँ पे है? तो आप कहोगे बाड़ी धौलपुर में है, और यह धौलपुर में अवस्थित है। ठीक है। 1518 में युद्ध हुआ। ये 17 का आखिर था और 18 का आरंभ था। मियां माखन और मियां हुसैन इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। ठीक है। मियां माखन व मियां हुसैन मारे गए। ठीक है। और महाराणा सांगा जीते। विजयी हुए। क्लियर बात? तो ये दो युद्ध थे जो मेवाड़ के अभियान का परिणाम था। दोनों युद्धों में आपके इब्राहिम लोदी जो है वह पराजित हुआ। ठीक है। एक ये बात हो गई। अब आता है आपके ये युद्ध और अभियान तो हो गए, पूरे 3 अभियान थे। अब हम पतन पर बात करेंगे, और इसके पतन का जो मेन कारण था वो था अफगान राजत्व में परिवर्तन। बाकी इब्राहिम लोदी कोई इतना कमजोर शासक नहीं था, बस पतन का कारण क्या था वो देखिए आप। जैसा कि बाबर वैसे कहता है कि इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन नौजवान है जिसको एक प्रकार से अभी तक युद्ध नीति और राजनीति का ज्ञान नहीं था, ऐसा व्यक्ति था। इसके पतन का जो मुख्य कारण था बेसिकली वो एक कारण ये था कि अफगान राजत्व में परिवर्तन। ठीक है। इसने अफगान राजत्व जिसमें सभी सरदार एक समान माने जाते थे, कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, सब एक जैसे थे, वो सारे जो नियम थे अफगान राजत्व के वो इसने ख़त्म कर दिए थे। और उसके स्थान पे इसका ये मानना था कि
सुल्तान जो है वो बेसिकली सुल्तान होना चाहिए, बाकी सब उसके नीचे होने चाहिए। देखो, बहलुल के समय पूर्ण रूप से अफगान राजत्व था। सिकंदर ने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया और इब्राहिम लोदी ने अफगान राजत्व का पूर्ण त्याग करके और उसके स्थान पे तुर्क आधारित राजत्व प्रणाली अपनाई थी। और इसका परिणाम ये निकला कि जितने भी अमीर लोग थे वो सब इसके खिलाफ हो गए, जितने भी सरदार थे वो खिलाफ हो गए, इसके परिवार के लोग भी इसके खिलाफ हो गए। और इन खिलाफ लोगों ने आलम खान लोदी जो इसका चाचा था उसको उसकी जगह पे रिप्लेस करने का प्रयास किया। और इस हेतु रिप्लेस करने के लिए इब्राहिम लोदी को हराना ज़रूरी था। चूँकि परिवार के लोगों के पास में सेना नहीं थी, जलाल खान ने प्रयास करके देख लिया था, तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा किया जाए कि इब्राहिम लोदी को रिप्लेस करके आलम खान लोदी को शासक बनाया जाए जो अफगान राजत्व को फॉलो करेगा। इस हेतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके दिलावर खान लोदी को भेजा किसके पास में, बाबर के पास में, और बाद में आलम खान भी गया वहाँ पे। बाबर से इन्होंने ये बात की कि आप एक बार भारत आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित करके आलम खान लोदी को शासक बना दीजिए। आलम खान आजीवन आपका मित्र रहेगा और आपकी हर बात को मानेगा। ये बात कही इन्होंने बाबर से। बाबर ने एक दूत भेजा इब्राहिम लोदी के दरबार में ये कह के कि ये पूर्व में तुर्कों की भूमि है, आप इसको खाली कर दो और मुझे दे दो, क्योंकि मैं भी तुर्क हूँ और ये भूमि तुर्कों की है, क्योंकि तुगलक तक सारे तुर्क ही थे। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में उसने जब दूत भेजा तो वो दूत बीच में ही आपके यूं कहिए कि दौलत खान लोदी ने रोक लिया और उसको दूत को लाहौर कैद में डाल दिया। दूत इब्राहिम लोदी तक पहुंचा ही नहीं। इसको जब पहुंचा ही नहीं तो इसको बाबर ने इसका अपमान माना। बाबर को ये लगा कि दूत तो पहुंचा लेकिन इब्राहिम लोदी ने रेस्पॉन्स नहीं किया है, जबकि दूत पहुंचने दिया ही नहीं था। और बाबर ने अभियान किया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है और युद्ध मैदान के दौरान ही बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, वध कर दिया और इस तरह से इसका पतन हो गया। ठीक है, एक मेन कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि जितने भी अमीर लोग थे वो सारे के सारे इसके विरुद्ध में थे। ठीक है, क्यों थे वो मैंने कारण बता दिया। तो इस वजह से इसका पतन हुआ। ठीक है, अब अपन इसको लिखते हैं। पूरी आधी क्लास से डिलीट हो गई, पीपीटी रेडी होगी और क्लास डिलीट होगी। जब रिकॉर्ड की हुई क्लास डिलीट होती है ना तो मूड इतना ख़राब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब उसको मुझे पूरा वापस, मैंने पूरा अच्छे से समझा के किया है सब कुछ और पता चला कि क्लास कैमरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैं उसको वापस समझा देता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं। हम पतन पे आ गए थे कि इब्राहिम लोदी का पतन कैसे हुआ। इब्राहिम लोदी के पतन के पीछे मेन कारण था अफगान राजत्व का पूर्ण त्याग। अफगान राजत्व की जो हमने बातें की थी उसको इसने छोड़ दिया था और उसके स्थान पे तुर्की राजत्व को अपना लिया था। तुर्की राजत्व में क्या होता है, राजा सर्वोपरि, अमीर वगैरह सब नीचे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहलुल लोदी ने पूर्ण रूप से अफगान राजत्व रखा था। सिकंदर लोदी ने थोड़ा सा परिवर्तन किया था, वो बीच में लाया था। और इब्राहिम लोदी तो पूर्ण रूप से यूं कहिए कि तुर्की राजत्व के पद चिन्ह पर चल पड़ा था और जिसकी वजह से उसके सगे संबंधी परिवार के लोग जो है वो उससे नाराज थे। और नाराज लोगों ने क्या किया, बाबर को उन्होंने सोचा कि नाराज लोगों ने कि इब्राहिम लोदी को रिप्लेस करके उसके स्थान पे उसके चाचा आलम खान लोदी जो कि बहलोल का बेटा था उसको शासक बना दिया जाए। अब इब्राहिम लोदी को रिप्लेस करने के लिए, आलम खान लोदी को लाने के लिए इब्राहिम लोदी को पराजित करना ज़रूरी है। और पराजित करने के लिए इन्होंने क्या किया, किसको बुलाया, बाबर को आमंत्रित किया और बाबर से ये डील की गई कि आप आइए, इब्राहिम को पराजित कीजिए, आलम को स्थापित कीजिए, आलम लोदी हमेशा आपका मित्र बना रहेगा और जैसा आप चाहोगे वैसा वो हमेशा करता रहेगा। ये डील बैठ गई और इस हेतु आपके दिलावर खान लोदी और आलम खान लोदी दोनों मिले भी थे बाबर से। और फिर बाबर आता है, पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और उसके बाद आपके बाबर वापस जाने की बजाय जम कर बैठ गया, क्योंकि बाबर वैसे ही भटक रहा था उधर।
और इस तरह से लोदी वंश का और सल्तनत पूरे का पतन हो गया। अब बात ये आई कि इब्राहिम लोदी ने राजत्व में ऐसे क्या परिवर्तन किए थे। पहला परिवर्तन देखिए, उसने कहा कि राजशाही में कुनबा परस्ती को कोई स्थान नहीं है। मतलब राजतंत्र जो है हमारा, इसमें राजशाही जो है, राजत्व जो है, इसमें परिवार को कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि अब राज्य नियमों के अनुसार चलेगा, परिवार के अनुसार नहीं चलेगा। तो सारे सगे संबंधी परिवार के लोग नाराज हो गए। दूसरा, इसने कहा कि राजत्व जो है देवत्व का परिणाम है। इसने कहा कि मुझे जो मैं राजा बना हूं ना, ये किसी परिवार के व्यक्ति या सगे संबंधी या अमीरों की कृपा दृष्टि से नहीं बना हूं, मैं देवता की कृपा दृष्टि से बना हूं। ये तुर्की सिद्धांत था। अब ऐसा कहने से सारे अमीर नाराज हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमीरों को लगा कि हमने इसको शासक बना और ये कह रहा हम देवता से बने हैं। तीसरा क्या किया, सेना का कबीलाई रूप जो था, क्योंकि पहले क्या तुर्की शासन काल में सेना बड़ी संगठित थी और बहलोल के काल तक आते आते सेना कबीलाई हो चुकी थी, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इसको उसने ठीक करके तुर्की संगठन पर लाने का प्रयास किया था। और आपको पता होगा कि जब पानीपत के युद्ध में ये हारे थे अफगान, तो इसके पीछे यही कारण बताया जाता है कि सल्तनत की सेना कबीलाई ढांचे पर थी, वो ठीक से लड़ नहीं पाई। अगर वो तुर्की ढांचा होता तो वो हारते नहीं। ये प्रयास किया। चौथा, उसने अमीरों को कैंची की तरह हाथ करवा के, ऐसे कैंची की तरह हाथ करवा के दरबार में उपस्थित होने और नमस्कार करने के लिए बाध्य किया था। ये अमीरों की ईगो पर बात आ गई थी, उनको इससे भी ठेस पहुंच रही थी। साथ साथ कई पुराने अमीर मियाँ बुआ आजम हुमायूं जैसों की संपत्ति से बेदखल किया, कईयों को कारावास में डाल दिया। इन सारी हरकतों के कारण हुआ क्या, इन सारी हरकतों के कारण अफगान सरदार इसके परिवारों ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि दौलत खान, ये चाचा आलम खान लोदी को सुल्तान बनाया जाए। अब इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए दौलत खान लोदी, जो कि उस समय लाहौर में था, उसने क्या किया, अपने बेटे दिलावर खान लोदी को भेजा बाबर के पास में। बाबर को भारत आमंत्रण दिया और बाबर ने इस दिलावर खान को खान खाना की उपाधि भी दी। ठीक है। इसके बाद गुजरात के शासक की सहायता से आलम खान लोदी भी बाबर से जाकर मिलता है। अब इन दोनों का आमंत्रण पाकर बाबर जब भीरा का क्षेत्र में आया हुआ था, उस समय उसने मुल्ला मुर्शिद को अपना दूत बनाकर इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजा, ये संदेश देकर कि इब्राहिम लोदी इस भारत की भूमि को छोड़ दे, क्योंकि यह तुर्कों का स्थान है, और ये मुझे सुपुर्द कर दे, क्योंकि मैं उनका वंशज हूं। ये दूत दिल्ली पहुंचा ही नहीं, उससे पहले लाहौर में ही दौलत खान लोदी ने उसको कैद करके कारागृह में डाला। तो उसका वापस कभी रिस्पॉन्स बाबर के पास गया नहीं। बाबर के पास रिस्पॉन्स नहीं गया, तब बाबर को लगा कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो बाबर ने भारत का अभियान करने का निर्णय लिया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, मुगल वंश की स्थापना होगी। इब्राहिम लोदी वंश और सल्तनत का अंतिम शासक सिद्ध हुआ, और यहाँ से मुगल और आपके साथ साथ में अफगान संघर्ष आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि अफगानियों की डील ये थी कि बाबर उसको हटा के वापस चला जाएगा, अगर बाबर यहाँ पे बैठ गया। इसके बाद बाबर और आपके अफगानियों के बीच में निरंतर संघर्ष चला। बाबर मर गया, फिर हुमायूं और इनके चला। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटा के सूरवंश भी बनाया। फिर अकबर के काल में भी बंगाल के अंदर ये चलते रहे, तो ये संघर्ष शुरू हुआ। तो इस तरह से यह वंश यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध मैदान में मारा गया। ये तारीख खान जहानी में नियामतुल्लाह लिखते हैं। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी का मकबरा बनाया हुआ है, क्योंकि युद्ध मैदान में मरने के बाद चूंकि मुसलमान था, तो ससम्मान उसका मकबरा जो है पानीपत में बनाया गया। इस युद्ध के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानकारी ये मुगल काल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था आपको अफगान वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला स्रोत है वाक़ियात मुस्ताकी, जो तारीख मुस्ताकी के नाम से जानी जाती है। इसको लिखा था रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी ने, जिसमें लोदी, सूर और अकबर अफगान संघर्ष का उल्लेख मिलता है। ये खुद व्यक्ति आपकी रिज़ाकुल्लाह जो है राजन नाम से हिंदी से कविताएं भी लिखता था। ठीक है।
दूसरी जो मेन किताब है वो है तारीख दाऊदी, जो अब्दुल्ला ने लिखी थी। यह अब्दुल्ला लोदी वंश की सबसे अधिक जानकारी देता है, और साथ साथ में जिस अफगान राजत्व की बात हमने तीनों अफगान शासकों में की, उस पूरे राजत्व का विवरण तारीख दाऊदी में दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये दाऊदी कौन है? ये दाऊदी आपके दाऊद शाह सुलेमान है, जो कि बंगाल का अंतिम अफगान शासक था। बंगाल की सत्ता अभी भी बनी हुई थी, 1576 में अकबर के द्वारा खत्म की जाएगी। ठीक है, उसको समर्पित है किताब ये, इसलिए इसको तारीख दाऊदी कहते हैं। जब मुगल स्थापित हो गए थे ना दिल्ली आगरा के अंदर, तब जितने भी अफगान लेखक बुद्धिजीवी थे सारे बंगाल शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि बंगाल में अफगानी थे। और यह जहांगीर के काल में किताब पूरी हुई थी, मतलब बाद में लिखी गई थी। तीसरी किताब है तारीख सलातिन अफगान, या तारीख शाही भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसका एक सवाल ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अफगानी राजवंश की जानकारी देता है? फिर ये 5 किताबें मैं लिखवाइए, 500 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है। सलातिन अफगान अहमद यादगार की है, और यह भी दाऊद शाह सुलेमान के काल में लिखी गई है। इसको अकबर के काल में पूर्ण किया था। इसमें बहलोल से लेकर और हेमू तक की बातें। हेमू भी अफगान सेना का सेनापति था, बस वो हिंदू था, रेवाड़ी का बढ़िया था ये, और था आपके अफगान सेना का सेनापति। हेमू के बाद में कोई अफगान शासक नहीं हुआ वापस। शासक क्या, यूं कहिए कि शक्तिशाली शासक नहीं हुआ, और हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में मारा गया था। चौथी किताब है मखजान अफगानी। मखजान अफगानी बेसिकली नियामतुल्लाह की किताब है, और नियामतुल्लाह ने तारीख ए खान जहानी लिखी थी, उसका संक्षिप्त रूप है ये। इसमें क्या लिखा है? अफगान जातियों का, जितनी भी जनजातियां, उनका वंशानुगत इतिहास लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और साथ में लोदी और सूर वंश की जानकारी भी मिलती है। बेसिकली नियामतुल्लाह जहांगीर का वाकया नवीस था। ठीक है, जहांगीर के काल में वो एक अधिकारी पद पे था, और उसने अफगानियों का ये शासन लिखा था। और लास्ट किताब है अफसाना शाहाने, जो कबीर इस्माइल ने लिखा, इसमें भी लोदी और सूर वंश की जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा लोदी वंश पूरा हो जाता है, सल्तनत की राजनीति पूरी हो जाती है, अब प्रसार पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लासेस जो है वो आपके सल्तनत काल के प्रशासन में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई है वो करते